हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल डियर स्टूडेंट्स में। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता चैप्टर को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है पॉइंट 6 माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, इसकी चर्चा करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है और इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक में जो माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जो हड़प्पाई अर्थव्यवस्था थी उसमें जो शिल्प उत्पादन होते थे उसके लिए कच्चे माल कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, कच्चे माल का स्रोत क्या था, किन किन क्षेत्रों से उनको उपलब्ध करवाया जाता था, उसके साधन क्या थे, इसी की चर्चा की गई है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने हाईलाइट कर दिया और अंडरलाइन कर दिया है उन महत्वपूर्ण पंक्तियों को जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो आप इसे खुद से भी पढ़ें और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले कच्चा माल लाने के लिए हमें रास्ते की ज़रूरत होती है। दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरत है, रास्ता और यातायात, यानी सड़क मार्ग हो या जल मार्ग हो, और यातायात के साधनों में सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहन हो या जल मार्ग में चलने वाले नौका या जहाज हो। तो हमारे पास जो साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्यों से हमें पता चलता है, जैसा कि हाईलाइट किया लिखा हुआ है, कि बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। तो पहला जो हमें याद रखने वाली बात यह है कि स्थल मार्ग से यातायात होता था, माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था, और इसके साक्ष्य के रूप में हमें बैलगाड़ियों के मिट्टी के जो बने हुए खिलौने हैं उससे हमें ये पता चलता है कि बैलगाड़ियों का ज्ञान था और वो इससे वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। साथ ही मुहरों पर नाव के चिन्ह बने हुए प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब है कि नाव का ज्ञान था उन्हें, और नदी मार्ग और समुद्र के तटीय मार्गों के माध्यम से वे नाव से भी सुदूर दूर के जगहों पर भी वस्तुओं को पहुंचाते थे और वहां से लाते थे। तो ये तो हो गए दो मुख्य बातें जो हमें याद रखना है, कि एक तो मार्ग और दूसरा यातायात के साधन। तो मार्ग में दो तरह के मार्ग हो गए, स्थल मार्ग और जल मार्ग, और यातायात के साधन में स्थल मार्ग में हमें मुख्य रूप से बैलगाड़ियों का प्रयोग दिखाई दे रहा है और जल मार्ग में नौका का प्रयोग। अब हम देखेंगे कि वह स्थान और वो वस्तु जहाँ से वो वस्तु प्राप्त होती थी। तो हड़प्पाई लोगों ने बहुत ही चालाकी से ज़्यादातर बस्तियों को वहीं बसाया जहां पर कि कच्चा माल प्राप्त होता था, यानी शिल्प उत्पादन के केंद्र ज़्यादातर उन जगहों पे थी जहां पर में कच्चा माल उपलब्ध था। अब देखिए लिखता है कि नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित की, यानी यह बस्ती ही वहीं पे बनाया जाए जहां पर कि कच्चा माल उपलब्ध हो। तो आज भी आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि जो शहरों का संकेंद्रण होता है वो वहीं होता है जहाँ पर में वो शहर बसाने के सभी संसाधन उपलब्ध हो। खास करके जो औद्योगिक केंद्र होते हैं, औद्योगिक नगर होते हैं, वो वहीं पे बसाए जाते हैं जहाँ पर कि उद्योग से संबंधित जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। दूसरा देखिए कि अफ़गानिस्तान में सोरतुघई, जो कि अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल, जो कार्निलियन सेलखरी और धातु के स्रोतों के निकट स्थित था। तो अभी हमने देखा नागेश्वर, बालाकोट, सोरतुघई, लोथल, ये सभी स्थल वैसे जगहों पे बसाया गया जहाँ पर में कच्चे माल उपलब्ध थे जिससे शिल्प निर्माण कार्य हो सकता था। अब आगे देखिए कि राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल जो कि तांबे के लिए, जहाँ पे तांबा प्राप्त होता था, और साथ ही दक्षिण भारत जो कर्नाटक में कोलार में सोना प्राप्त होता है, तो राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल से और कर्नाटक यानी दक्षिण भारत के कर्नाटक से सोना मंगाया जाता था। और ये मंगाने के लिए लिखता है कि अभियान दल भेजे जाते थे। क्षेत्रीय क्षेत्र, जो राजस्थान का क्षेत्रीय अंचल है, क्षेत्रीय क्षेत्र में
मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। यह एक विशेष पॉइंट है जो आपको 1 नंबर के लिए याद रखना है कि क्षेत्रीय अंचल जहाँ से कि तांबा मंगाया जाता था, उस क्षेत्र में जो कुछ लोग स्थित थे, जो लोग रहते थे, उन लोगों की अपनी एक अलग संस्कृति थी और पुरातत्वविदों ने वो क्षेत्रीय क्षेत्र के लोगों की संस्कृति को जो नाम दिया है वो है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। तो 1 नंबर के लिए विशेष रूप से आपको इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैप दिया गया, इस मैप को देख लीजिए ज़रा। इस मैप में आप हड़प्पा, मेलुहा, लोथल, सुतकांगेडोर, ये 4 स्थल जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये चारों हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। इसके अतिरिक्त जितने स्थल आपको दिखाई दे रहे हैं ये हड़प्पा से दूर के क्षेत्र हैं। आप इधर मेसोपोटामिया देख सकते हैं जिसके उरुक और उर नगर दिए गए हैं, दिलमुन है, मगान है, टेपे याहिया है, रसाल जनेज है। तो ये सब दूर के क्षेत्र हैं और ये इस मैप में ये जितने क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं तो हड़प्पाई सभ्यता के इन चारों शहर जो यहाँ लिखा हुआ दिखा रहा है, हड़प्पा, लोथल, मेलुहा, सुतकांगेडोर और अन्य बहुत सारे स्थल थे, इनका इन दूर वाले क्षेत्रों से संपर्क था। तो पहले इस मैप पर ये देख लिया हमने। अब देखिए सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो अभी हमने राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल से तांबा प्राप्ति की बात की। अब देखिए दूर से भी तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। अब ओमान यहाँ मगान लिखा हुआ आप मैप पे देख पा रहे हैं। ये मगान जो है ये ओमान, अभी वर्तमान में ओमान देश है जिसकी राजधानी है मस्कट। तो ये ओमान यही क्षेत्र है, यहाँ से भी तांबा मंगाया जाता था। अब इसका एक और साक्ष्य है हमारे पास। ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान, यहाँ जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो मर्तबान है ये हड़प्पा में बनता था लेकिन यह प्राप्त हुआ है ओमान से। तो यह संकेत करता है कि हड़प्पा और ओमान के बीच में संबंध था, व्यापारिक संबंध था, वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जाती थी और वहाँ से लाया भी जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया, ये हमने फिर से हाईलाइट किया, मगान जो जगह है वो ओमान में है। तो आपको मैप भी याद रखना है और 1 नंबर के प्रश्न चूंकि पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए इनको हाईलाइट किया गया है ताकि आप याद रखें। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। तो यहाँ मेसोपोटामिया से एक लेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख है। उस अभिलेख में दिलमुन, मगान, मेलुहा इन क्षेत्रों के नाम मिलते हैं और नाम मिलते हैं साथ में ये इसमें मेंशन किया गया है कि यहाँ से कार्निलियल, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ ये सब लाया जाता था और यहाँ भेजा भी जाता था। तो मेलुहा, यहाँ मेलुहा शब्द आया है। मेलुहा जो है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा हड़प्पा को ही कहा गया, यहाँ लिखा है ना संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द। तो मेलुहा जो है वो हड़प्पा को कहा जा रहा है मेसोपोटामिया के लेख में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मुहर आप देख रहे हैं, इस मुहर पे नाव के चित्र बने हुए हैं। तो मुहरों पर कई प्रकार के चित्रांकन किए जाते थे और ये चित्रांकन ही कई प्रकार के संकेत भी करते हैं। इन चित्रों से हमें ये पता चलता है कि लोगों को नाव का ज्ञान था और जल मार्ग में नाव का प्रयोग किया जाता था। अब एक और ये देखिए, ये अब हड़प्पाई लिपि का एक साक्ष्य है। ये बॉक्स में देख रहे हैं कि किस तरह से यह, जैसे आज हम लोग ABCD या क ख ग घ लिखते हैं, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का ये लेखन है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि ये है क्या। तो एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर हैं। आगे इसकी चर्चा होगी जब हम लिपि की बात करेंगे तब। अगला हेडिंग है मुहरें, लिपि तथा बाट। तो सबसे पहले मुहरें। तो मुहरें किस लिए प्रयोग की जाती थी, मुहरें क्यों बनाई जाती थी, उसका क्या प्रयोग था। तो आज भी जैसा कि हम देखते हैं कि किसी काम में जब हम किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो अपना सिग्नेचर करता है और फिर अपना सील लगाता है। तो सील या मुहर जो है वो मुहर एक निशान है, एक चिन्ह है कि यह किस व्यक्ति का हस्ताक्षर है, उसको यह वेरीफाई करता है, सत्यापित करता है।
तो लिखता है कि मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। तो आज तो आप मुहर देखते हैं कि कागज़ पे लगाया जाता है, उस समय क्या होता था कि थैले में सामान भर करके उसके मुंह को बांध दिया जाता था और गीली मिट्टी को चिपका करके उसके ऊपर मुहर लगा दिया जाता था। तो इससे दो बातें पता होती थी कि वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, क्या उसके बीच में छेड़छाड़ किया गया क्या, साथ ही उस मुहर में जो लिखे होते थे भेजने वाले प्रेषक का नाम लिखा होता था ताकि पता चले कि किस व्यक्ति ने इस वस्तु को भेजा है। तो मुहरों का मुख्य रूप से इस तरह का प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग लिपि की चर्चा करते हैं। लिपि को, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि कहा गया है। अभी पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि रहस्यमय लिपि इसलिए कहा गया क्योंकि अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारे पुरातत्वविदों ने, अभिलेख शास्त्रियों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी यह पढ़ा नहीं जा सका है। तो पढ़ा नहीं जाने के कारण इसे रहस्यमय लिपि कहा गया है। अब देख लें, एक एक नंबर के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको याद रखना है हमें कि सबसे लंबा अभिलेख जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, उसमें 26 चिन्ह हैं, यानी 26 लेटर को मिला करके बनाया गया एक सबसे लंबा अभिलेख है। साथ ही जैसे हमारे अल्फ़ाबेट ABCD में 26 लेटर्स हैं, तो हमें अगर ये पता करना हो कि हड़प्पाई लिपि में कितने लेटर होते थे तो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन अनुमान है कि लगभग 375 से 400 के बीच में इसमें लेटर होंगे। और इनको मिला करके जो सबसे बड़ा अभिलेख लिखा गया है वो है 26 लेटर का एक लेख। तो यह एक नंबर के प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने हाईलाइट किया है, आपको ये याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाट यानी बटखारा, जो तराजू पे तौलने के लिए, वस्तुओं को मापने तौलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, बाट उसे कहते हैं। तो ये बाट की प्रणाली कैसी थी, तो यह भी बहुत उत्तम अवस्था में थी और वस्तुओं के विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता था। बाट जो था वो चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको पहले के वीडियो में हमने बताया था कि मुहरें ज़्यादातर सेलखड़ी पत्थर से बनाए जाते थे, और यहाँ पे एक बात हाईलाइट किया जा रहा है कि बाट जो था वो किस पत्थर से, चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और साथ ही आजकल जो आप बाट देखते हैं लोहे का बना हुआ, जिस पर 1 केजी 2 केजी 500 ग्राम इत्यादि लिखे होते हैं और कुछ और तरह के उस पर चिन्ह बनाए गए होते हैं, तो उस समय के बाट में किसी प्रकार के कोई चिन्ह नहीं होते थे, कोई निशान नहीं होते थे और घनाकार होता था। साथ ही ये 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि के अनुपात में होते थे नीचे की ओर, और ऊपर की ओर ये दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो ये हो गया बाट सिस्टम। आगे बढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा प्राचीन सत्ता। सत्ता यानी शासन व्यवस्था, यानी हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली कैसी थी। क्या राजा होते थे, क्या राजा का चुनाव होता था, या सिस्टम जो सत्ता चलाने का था वो किस प्रकार का था, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो आइए सीधे साक्ष्य से हम साक्ष्य के सहारे समझने का प्रयास करें। प्रासाद तथा शासक। प्रासाद का मतलब होता है राजमहल। प्रासाद मतलब राजमहल, जहाँ राजा रहते हैं उसको प्रासाद कहा जाता है। प्रासाद तथा शासक। तो पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। तो पुरातत्वविदों ने ये जानने का प्रयास किया कि वहाँ राजा कौन होते थे या राज शासन कैसे चलता था। तो जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें एक बड़ा सा भव्य महल है जिसको इन्होंने प्रासाद कहा है, वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो पहले नज़र में ऐसा लगा कि शायद ये राजा यहाँ रहते होंगे, इसलिए इतना बड़ा महल बनाया गया है। और फिर राजा कौन होता होगा, तो एक मूर्ति जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को ही पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई कि पुरोहित जो पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि कराते होंगे वही शायद राजा भी होते होंगे। लेकिन यह अभी तक सत्यापित नहीं हो सका है। फिर ये बात क्यों मान ली गई, क्योंकि मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा होते थे और इसके साक्ष्य थे। तो तुलना करके ये समझने का प्रयास किया गया कि जिस तरह से मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा होते हैं तो संभवतः हड़प्पा में भी पुरोहित राजा होते थे। आगे कुछ और पुरातत्वविद जो हैं वो इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक होते ही नहीं थे।
सभी की सामाजिक स्थिति समान थे। तो दूसरा तर्क जो ये दिया जाता है कि बिना शासक के ही हड़प्पा सभ्यता चल रहा होगा, तो यह भी बहुत ही अतार्किक लगता है कि कैसे कोई इतना बड़ा सा सभ्यता बिना किसी शासक के चल रहा होगा। फिर दूसरे पुरातत्वविद ये मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। तो इसमें भी संशय है कि हर शहर जो है हड़प्पा में आज तकरीबन 1500 से ज़्यादा छोटे बड़े स्थलों का खोज हो चुका है, तो क्या सभी जगह अलग अलग राजा होते होंगे? और अगर ऐसा था तो हमने ऊपर पहले पढ़ रखा है कि मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा सभी शहरों में नगर नियोजन की जो तरीके थे वो लगभग समान थी। तो क्या सभी राजा एक ही तरह से अपने प्रशासन को चलाते थे? तो इसमें भी संशय लगता है। तो आगे का मान्यता बताता है कि कुछ और ये तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में सुनिश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। तो अभी यही मत जो है कि एक ही राज्य रहा होगा और एक ही राजा होता होगा, इसी को मानना उचित लगता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों जो हैं वो पूरे राज्य में, पूरे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में एक जैसा या समान दिखता है। तो इससे यह मानना ज़्यादा उचित लगता है कि यहाँ एक ही राजा होता होगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।